हम जो मनोवैज्ञानिक अप्रोच पढ़ रहे हैं उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव अप्रोच संज्ञानात्मक उपागम। इस कॉग्निटिव अप्रोच संज्ञानात्मक उपागम के जो जन्मदाता हैं उनका नाम है उल्रिच नीसर। सबसे अधिक कॉग्निशन पर काम किया था उल्रिच नीसर ने, इसलिए वो इसके जन्मदाता बने, फादर बने, फाउंडर बने इस अप्रोच के। इस अप्रोच की स्टडी के लिए हमें इमोशंस और एनवायरनमेंट का भी अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी स्टिमुलस पर कोई भी प्रतिक्रिया जब प्राप्त होती है तो वो बिहेव कर रूप लेती है। अब इसी क्रम में हमने देखा कि इस विचारधारा के समर्थक मनोविज्ञान को यांत्रिक रूप देने की व्यवहारवादी विचारधारा के विरोधी थे। क्योंकि समर्थक थे वो देना चाहते हैं यांत्रिक रूप, और जो कॉग्निटिव बिहेवियर के अप्रोच के समर्थक थे वो व्यवहारवादी रूप देना चाहते थे। इस विचारधारा के समर्थकों की मान्यता थी कि व्यक्ति पर्यावरणीय उद्दीपकों को मात्र निष्क्रिय रूप में ग्रहण नहीं करता है, मीन्स ये जो उद्दीपक है, स्टिमुलस है, इनको एक्टिवली ग्रहण करता है, तभी उसका कोई ना कोई व्यवहार बनता है, बल्कि मानव मन उसकी विविध छानबीन करता है, उसे नवीन रूपों और श्रेणियों में भी रूपांतरित करता है। इस विचारधारा की मूल मान्यता यही है कि उद्दीपक के प्रस्तुत होने और उसके प्रति व्यवहार प्रदर्शित होने में जो व्यवहार प्रदर्शित हो रहा है उसके बीच एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रकार की अनेक घटनाएं मस्तिष्क में घटित होती हैं। इसके परिणामस्वरूप अनुक्रिया का प्रदर्शन संभव है और उसका स्वरूप निर्धारित होता है। क्यों? जो मन है या मस्तिष्क है और इनके बीच एक चीज आती है न्यूरॉन। पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स का जाल फंसा हुआ है। सपोज एक एग्जांपल देते हैं हम आपको, एक छोटी सी पिन आपके पैर को उठे हुए लगती है और ये मन या मस्तिष्क कितनी फास्ट रिएक्शन देता है कि भाई अपने पैर को हटा लो, और वो व्यक्ति उस सुई से अपने पैर को हटा लेता है। यही विचारधारा स्नायु प्रक्रमों यानी कि न्यूरॉन प्रोसेस को महत्वपूर्ण मानती है, क्योंकि पर्यावरणीय सूचनाओं के मस्तिष्क तक प्रेषित होने के लिए असीमित स्नायु रूपांतरण होते हैं। अनुक्रिया या व्यवहार के स्वरूप उनके अतिरिक्त पूर्वानुभवों और स्मृतियों का भी प्रभाव पड़ता है, यानी कि उसके पूर्व की जो अनुभव है और स्मृति है पहले के किसी भी बिहेव को उत्पन्न करने में उसके पुराने अनुभव और स्मृतियां यानी मेमोरीज का भी प्रभाव पड़ता है किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई व्यवहार देने में। सपोज दैट एक एग्जांपल हम ले लें कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का व्यवहार जो है मिस्टर एक्स के साथ अच्छा है और वाई के साथ बुरा है, तो एक्स के साथ तो मिलने की कोशिश करेगा पर वाई के साथ मिलने की कोशिश नहीं करेगा, यहाँ तक कि इंतजार भी करेगा एक्स का। तो इसमें पूर्व अनुभव और स्मृतियां मेन रोल प्ले करती हैं। संज्ञानात्मक उपागम के समर्थक मानसिक और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं को भी जानने में रुचि लेते हैं। अब ये मानसिक और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं जो हैं उनको जानने में इंटरेस्ट लेगा, और इंटरेस्ट लेगा यानी रुचि लेगा तभी तो उसका व्यवहार कोई ना कोई आएगा, और उसका अध्ययन करके वो कॉग्निशन के द्वारा, इस संज्ञान के द्वारा वो कुछ बताता है कि भाई अमुक व्यक्ति ऐसा है, ऐसा व्यवहार कर रहा है। वस्तुनिष्ठ और वैज्ञानिक रूप स्वरूप प्रदान करने पूरा बल दिया। यहाँ पर संज्ञान का आशय उन सामाजिक प्रक्रियाओं से है जो संवेदिक उद्दीपनों में विभिन्न रूपों में रूपांतरित होती हैं। कूट संकेत होता है, यानी कि उसके निकनेम रख लेते हैं, कोडिंग बना लेते हैं। स्मृति में भंडारण होता है, जो यहाँ बताया कि उसकी मेमोरी में उसके विचार पहले से जो है उनका भी प्रभाव पड़ता है, उसके इमोशंस और एनवायरनमेंट का प्रभाव पड़ता है काय में, उसके बिहेव के निर्माण होने में। ये सब पुनर्स्मरण के तौर पे काम करते हैं, तभी उसके व्यवहार का एक प्रतिरूप आपको नजर आता है।
एक सेकंड में या 1 मिनट में कोई व्यवहार नहीं होता है, उस व्यवहार के उत्पन्न होने में इमोशन का, इन्वायरमेंट का, पूर्व अनुभव का, स्मृतियों का, सबका रोल होता है। अच्छाई और बुराई का कि स्टिमुलस जो है, उद्दीपक जो है, केवल एक चीज को लेकर रिस्पॉन्स नहीं देता है, ये हमें ध्यान रखना है। किसी भी भाव की उत्पत्ति में इन सबका बराबर रोल होता है, और उससे ही बड़ा जो चीज है वो है इंटरेस्ट। कौन? कॉग्निशन ईंधन करने वाले के लिए, जो भी कॉग्निशन स्टडी कर रहा है। संक्षेप में व्यवहार की जो तुलना की गई है वो टेलीफोन एक्सचेंज से की गई है। अब इसको जो कंपेयर किया है टेलीफोन एक्सचेंज से, अभी टेलीफोन एक्सचेंज से की जाती है टेलीफोन प्रणाली जो है वो मस्तिष्क में उद्दीपन और संचारित होने पर कुछ अंतः संबंधों पर भी कार्य करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, इंटरनल वर्क भी करते हैं। तभी तो मस्तिष्क के डिसीजन के बाद व्यक्ति कहता है कि अमुक व्यक्ति ऐसा कर सकता है, संज्ञान लेता है, उसकी भविष्योक्ति भी कर सकता है। इसके विपरीत संज्ञानात्मक विचारधारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से मिलती जुलती है। जो कॉग्निशन थ्योरी है वह कंप्यूटर से मिलती हुई है। अब ये जो कॉग्निशन थेरेपी कंप्यूटर से मिलती हुई कही गई है वो भी इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर से मिलती है। इस प्रणाली के प्रेषित होने सूचनाएं उद्दीपन के विभिन्न रूपों में छानबीन से जाती है। यह तो सूचना का चयन, तुलना, स्मृति प्रणाली की अन्य सूचनाओं और साथ साथ मिश्रण, रूपांतरण एवं पुनर्व्यवस्था आदि के प्रक्रम इसमें सन्निहित होते हैं। इससे स्पष्ट है कि उत्पन्न व्यवहार अनुक्रिया इन विभिन्न आंतरिक प्रक्रमों पर आधारित होता है, क्योंकि जो बिहेव है वो किसी एक चीज से प्रतिक्रिया नहीं देता। इस बिहेव के निर्माण में जो रेस्पॉन्स के लिए भागीदार हैं वो आपके संवेग भी है, वो आपका पर्यावरण भी है, वो आपके पूर्वानुभव भी है, स्मृतियां भी हैं, और उसके मस्तिष्क के विचार भी हैं, उसका इंटरेस्ट भी है। तब कहीं जाकर वह उस पर कोई ना कोई अपना व्यवहार या अनुक्रिया देता है। अब देखो इसका कुछ निष्कर्ष भी लिए, संज्ञानात्मक विचारधारा के कुछ निष्कर्ष दिए। अब वो जो निष्कर्ष दिए हैं उन पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि संज्ञानात्मक विचारधारा जो है ह्यूमन बिहेव पर है। ह्यूमन बिहेव की गत्यात्मक व्याख्या पर बल देता है, डायनामिक जो व्याख्या उस पर बल देता है। इस पर बल देता है, और जो उसकी यांत्रिक है यानी कि मैकेनिकल है उस पर बल नहीं देता है। फिर उन्होंने कहा इस विचारधारा का जो प्रादुर्भाव है वो व्यवहार के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ, रेस्पॉन्स। जो ये संज्ञान की बात चल रही है कॉग्निशन बिहेवियर, वो प्रतिक्रिया के स्वरूप हुआ है। इससे ही मनोविज्ञान को वैज्ञानिक रूप में परिमार्जन हुआ, क्योंकि टेक्निकल चीज में जो है संज्ञान जो है चाहे कोई दूसरा व्यक्ति करेगा तो अनुमानित लगभग वही लगाता है। इसकी मान्यता है कि संवेदी उद्दीपक, इमोशनल स्टिमुलस, अनुक्रिया उत्पन्न होने के लिए मध्यवर्ती प्रक्रियाएं भी होती है। मध्यवर्ती यानी कि मस्तिष्क और उस एक्शन के बीच जो रिएक्शन क्रियाएं हो रही है वह मध्यवर्ती क्रियाएं हैं।
मध्यवर्ती क्रियाएं सम्मिति उद्दीपक की छानबीन, रूपांतरण, पुनर्संगठन, कूट संकेतन आदि करते हैं। अब भाई हम किसी के बारे में कुछ कह रहे हैं तो उसका पूरा अध्ययन करना पड़ेगा ना, उसके इमोशन का भी अध्ययन करना पड़ेगा, उसके इमोशन की छानबीन भी करनी पड़ेगी, उसका ट्रांसफर जो हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है इमोशंस का, थॉट्स का, उसको भी देखना पड़ेगा। कोडिंग जो हो रही है, हम किसी व्यक्ति के कार्यों के आधार पर उसकी कोडिंग करते हैं, उसके निकनेम रखते हैं, ये चीज ध्यान रखें। और उस सब के बाद एक पुनर्संगठन होता है। तब हम कहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है। मानव व्यवहार में आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाता है। जो मैंने बताया कि न्यूरॉन का एग्जांपल जो दिया था आपको, कि एक पिन आपके लेग थंब में लगती है और कितनी जल्दी न्यूरॉन एक्शन लेता है कि आप इस लेग को इस पिन से हटा लेते हैं। तो ये उसकी एक्टिविटी है। इस अवधारणा डिजिटल व्यवहार की व्याख्या की जा सकती है। भाई देखो, कॉग्निशन है ना, संज्ञान की बात है, कितना ही टिपिकल क्या ना हो, व्यवहार तो व्यवहार है, स्टडी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग कठिन व्यवहार का भी अध्ययन इसमें करते हैं। व्यवहारवादी अवधारणा टेलीफोन एक्सचेंज की तरह है, जो ये पहले बताया था, और संज्ञानात्मक अवधारणा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की प्रणाली है, जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मामला है, कॉग्निशन का मामला है, इमोशंस का मामला है, जिसे हम लोग कहते हैं सिक्स सेंस का मामला है। तो इस पर हमें ध्यान देना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मानवतावादी उपागम, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी।